हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग जीके स्पेशल का सेट नंबर 8। 7 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला मानव विकास सूचकांक। पहला तो ठीक है, ये यहाँ पे टर्म यूज़ किया हुआ है, मानव विकास सूचकांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था? ऑप्शन दिया गया आपके पास, पंडित नेहरू, महबूब उल हक, अरविंद घोष या अमर्त्य सेन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर देकर आंसर A, B, C या फिर D दे सकते हैं। सही जवाब इसका है महबूब उल हक। इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1990 में। देखो, जो मानव विकास सूचकांक होता है ना, इससे किसी भी देश का आकलन हो सकता है कि वो देश विकसित है, ये विकासशील है या फिर अविकसित है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र शरीर के किस भाग में होता है? किसकी बात कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। ये शरीर में कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये एक ऐसा तंत्र है जो हमारे बॉडी का विभिन्न अंग है, हमारे शरीर का विभिन्न पार्ट्स है, उसका नियंत्रण रखता है। जैसे आपको पता है कि आपका सांस चल रहा है, आप सांस को रोक सकते हो और सांस को कभी भी निकाल सकते हो, है ना। इसी तरह से आप अपने उंगलियों को टेढ़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर ना चाहो तो सीधा कर सकते हो, लेकिन आप दिल के धड़कन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वैसे सारे चीज़ें जो आप खुद कंट्रोल कर लेते हो, वो तंत्रिका तंत्र के अंदर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि तंत्रिका तंत्र का क्या काम है ना। तो वो तंत्रिका जैसे धड़कन है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तंत्रिका तंत्र के अंदर नहीं आता है। तो जो भी अंग हैं उनका नियंत्रण और उनके बीच जो सामंजस्य बनाना होता है, उसका वो काम होता है तंत्रिका तंत्र का। अब आता है कि तंत्रिका तंत्र शरीर के किस भाग में होता है? पेट में, फेफड़ा में, मस्तिष्क में और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसा मैंने तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि ये मस्तिष्क में ही होगा, क्योंकि हम वहीं से अपने अंगों का कंट्रोल करते हैं सोच सोच के। तो सी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या कारण है? जो प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण क्या है? जलवाष्प, धूलकण, परासरण या फिर प्रकीर्णन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है धूलकण। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव है और शुक्र और शनिवार को डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और ये डिस्क्रिप्टिव बैंक वालों को भी बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि किसी एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको क्विजेज मिलते रहते हैं और आपका रिवीजन होता रहता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग, कृष्णदेवराय, समुद्रगुप्त और शिवाजी। सही जवाब है दंतीदुर्ग। ए इसका सही जवाब है। प्रथम राजा कौन हो गए? दंतीदुर्ग। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का जो शासन रहा वो कब से कब तक रहा? तो राष्ट्रकूट वंश कब से कब तक चला? 735 से लेकर 982 ईस्वी तक चला। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतीदुर्ग इसका सही जवाब था ए। और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। दोनों क्वेश्चन आ चुका है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड रिवॉल्यूशन। ठीक है। रेशम उत्पादन, मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन, बोथ बी एंड सी, यानी मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन के लिए। तो लाल क्रांति जो है वो दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए है। तो डी इसका सही जवाब हो गया, यानी बी और सी। तो लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से भी संबंधित है
और मांस के उत्पादन से भी संबंधित है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसका उपनाम है झीलों की नगरी? जयपुर, उदयपुर, भीमताल, नैनीताल। देखो यहाँ पे कितना कैसा ऑप्शन डाला गया, ध्यान दीजिएगा। भीमताल और नैनीताल जो है ये दो झीलें हैं, समझिएगा। और दोनों झील जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यानी आपका एक क्वेश्चन के ऑप्शन से दो आंसर, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि ताल झील कहाँ मिलता है, बस ताल डाल देता है। तो ताल झील कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। तो उसमें से दो एग्जाम्पल हैं, भीमताल और नैनीताल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, झीलों की नगरी, तो वो है उदयपुर। बी इसका सही जवाब है। उदयपुर को, समझिएगा, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है, इनमें से बताना है कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्रोमीन जो है जिसका रासायनिक सूत्र था Br, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। तो बी इसका सही जवाब हो गया। हमारे देश में किस मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता दी गई है? मतलब कौन सा ऐसा मुद्रा है जिसको एक लीगल मान्यता मिला हुआ है? बैंक ड्राफ्ट, पत्र मुद्रा, बैंक नोट या सिक्के? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है पत्र मुद्रा। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। अगला वीडियो कल आएगा, डिस्क्रिप्टिव पे आएगा, और शनिवार को डिस्क्रिप्टिव आएगा, संडे को कुछ नहीं आएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोई भी ऐसा रिएक्शन अगर उसमें कोई पदार्थ भाग लेता है, उसमें सपोर्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? अभिकारक, अपकारक, अपकारक, क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे दो एग्जाम्पल एक साथ हो गया है, उत्तेजक। तो सही जवाब इसका अभिकारक, ए इसका सही जवाब है। इस दोनों ऑप्शन के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसका आंसर है अभिकारक, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, इससे हमें मनोबल मिलता है। हम ऐसे वीडियोस लेके आप तक आते रहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे वीडियोस आप लोग तक लाती रहूं। डीएनए का पूरा कार्य क्या है? डीएनए, तो डीएनए जो है उसका कार्य क्या है? आनुवंशिकी क्रिया, रक्त परिसंचरण, निषेचन या श्वसन? आपको क्या बताना है कि डीएनए का पूरा का कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य है आनुवंशिक क्रिया। आनुवंशिक क्रिया में डीएनए हेल्प करता है, ए इसका सही जवाब हो गया। अच्छा, डीएनए का मतलब क्या है? तो डी से तो होता है डी ही हो जाता है, ए से हो जाता है एसिड, यानी अम्ल है ये एक तरह का, ठीक है। और इसमें जो एन है इसको बोलते हैं नॉक्सीरोबिक न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो डीएनए तो ये होता है एक तरह का अम्ल जो कि मानव शरीर की कोशिका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1895, 1901, 1921, 1917? तो सही जवाब है 1921। दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है, दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है। और ये हड़प्पा जो है पंजाब में पड़ता था, लेकिन जो कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया है, तो ये अब अगर बॉर्डर में देखा जाए तो वो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो सिविल सेवा है उसका जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन देंगे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जवाब भी मैं ही दे दूंगा कि भारत में सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लेकिन सबसे पहला सिविल सेवा किस देश में आया, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है चीन।
माना ऐसा जाता है कि चीन में सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। दूसरा, जो सिविल सेवा का जो भारत की बात करते हैं, जो सिविल सेवा का बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, यानी नरेंद्र मोदी जो हैं सिविल सेवा बोर्ड के चेयरमैन हैं। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI, अभी हमने बात की थी मानव विकास सूचकांक के बारे में कि सबसे पहले किसने किया था, कब हुआ था और ये क्या करता है। तो कह रहे हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक जो है वो किस राज्य में है? झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है उच्चतम, हाईएस्ट किस में है? तो केरल। ऑब्वियस सी बात है, केरल की जो लिटरेसी रेट है, जो शिक्षा का रेशियो है वो काफ़ी है, 94% के आसपास है, तो वहाँ पे मानव विकास सूचकांक तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो डी इसका सही जवाब है। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को, चाहे जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, अगर आप लॉजिक से पढ़िएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रटिएगा तो आपको, जैसे अभी हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया, तो लोग को याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में होता है। सीधा सा बात है कि वो अंगों का नियंत्रण करता है। जिस अंग के साथ हम खुद एक्टिविटी कर सकते हैं वो तंत्रिका तंत्र के अंतर आता है। और हम सोच कहाँ से पाते हैं? मस्तिष्क से। तो तंत्रिका तंत्र कहाँ होगा? मस्तिष्क में आएगा। अब उम्मीद करता हूँ कभी नहीं भूलेंगे। मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने क्या बताया था कि ये किसी भी देश का विकसित या अविकसित देश का आकलन कर सकता है और मानव में किस तरह का विकास है शिक्षा को लेके, और अगर लोग शिक्षित हैं तो वो खुद अपना डेवलपमेंट ग्रोथ करेंगे। केरल में देखा जाए तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा है, भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा, मानव विकास सूचकांक का जो ग्राफ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें कहीं रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप लॉजिकली किसी चीज़ को जोड़िए तो। मनुष्य में माता जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? बहुत ही देखिए, यहाँ पे समझिए चीज़ों को। मनुष्य यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था महिला, तो सही होता कि जब जनन अंग की बात होती है तो यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों आएंगे, है ना, महिला और पुरुष दोनों आएंगे। अब क्वेश्चन क्या होता है कि मादा जनन, अच्छा मादा का बात किया गया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? क्वेश्चन में तो दिया ही गया। तो मादा और पुरुष दोनों मिलेंगे तो रिलैक्सिन है एक हार्मोन का नाम, लाइडेकर है, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। तो कहा क्या जा रहा है कि जनन अंग की बात कर रहा है, महिला में जब जनन अंग है उनसे कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही जवाब है ए, रिलैक्सिन हार्मोन है जो कि उनके जनन अंग से निकलता है। अगर पुरुष की बात करें, उनका कौन सा हार्मोन निकलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन पुरुष के जनन अंग से निकलता है जबकि महिला से रिलैक्सिन। क्लियर हो गया? ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादक कहाँ होता है? यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, यानी कहवा भी कहीं कहीं लिख देगा तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। केरल, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु? सही जवाब है सी, दैट इज कर्नाटक। सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत में तो कर्नाटक है, विश्व में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ आता है? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बारूद होता है, यानी बारूद क्या होता है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं है? तो सही जवाब है इसका मिश्रण, सी इसका सही जवाब है। अगर बारूद मिश्रण है तो ये जानना जरूरी है कि बारूद किस किस चीज़ का मिश्रण है। तो उसमें क्या होता है बारूद में? उसमें शोरा और गंधक भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया का सबसे तेज स्पीड इंटरनेट किस देश में है? यानी आपको ये बताना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट स्पीड वाला इंटरनेट किस देश में है। हमारे कुछ दोस्त लोग अमेरिका जवाब दे देंगे लेकिन जवाब होगा गलत। इसका सही जवाब जाएगा जापान, सी इसका सही जवाब है कि जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा
जो स्पीड है इंटरनेट का वो है जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे में रस आरोहण और कहीं कहीं आपको रसारोहण मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। रस आरोहण मिले या रसारोहण मिले, दोनों एक चीज़ है। तो पौधों में रसारोहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तना, पत्ती, जाइलम या मज्जा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जाइलम। सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? दिरहम, दिनार, रियाल या फिर डॉलर। ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान है। अब क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब है रियाल। सी इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन क्या था ये आंदोलन? तो ये आंदोलन जो था जहाँ पे हुआ था, भारत, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, हुआ क्या था, वहाँ पे एक समय था जहाँ की राजनीतिक स्थिति वहाँ पे बहुत ही गंदी थी। तो इस राजनीति को सुधारने के लिए श्रमिकों के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही बड़ा आंदोलन था और ये सबसे पहला श्रमिक आंदोलन था, इसलिए ये काफ़ी चर्चे में आ गया। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए, और कौन किया था? तो वहाँ के श्रमिक लोग ने, मजदूर लोग किए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता अधिकारों घोषणा किस देश में हुई थी? उपभोक्ता अधिकार, इसको हिंदी में बोलते हैं कंज्यूमर राइट। आप कहते हैं ना कि कोई तरह का अगर ऐसा होगा तो हम कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे, आप अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो हम कंज्यूमर फोरम जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है। अब आपको इसी अधिकार के तहत वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि किस देश में इसकी घोषणा हुई थी? अमेरिका, चीन, जापान या भारत। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में तो पता है इन सब में आगे आ ही नहीं सकता, तो सही जवाब है अमेरिका। ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, गांधी जी के बारे में हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ पढ़ लेंगे। गांधी जी को दो उपनाम दिया गया था। एक उपनाम था महात्मा, एक एक तो राष्ट्रपिता, तो क्वेश्चन में है ही राष्ट्रपिता, महात्मा, और तीसरा नग्न फकीर। नग्न फकीर। तो अब हम जानते हैं ये तीनों उपनाम गांधी जी को किसने दिया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो राष्ट्रपिता का आंसर तो मिल गया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को, सुनिएगा, ये क्वेश्चन मैं कई बार एग्जाम आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि गांधी जी को जो महात्मा को उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। कितना अच्छा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते थे? गुरुदेव। और वो उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब आता है नग्न फकीर। ये चर्चिल ने बोला था महात्मा गांधी को। तो उम्मीद करता हूँ तीनों का तीनों आप लिख लिए होंगे, एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं कि भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या था? उपग्रह लॉन्चर फर्स्ट सबसे SLV-1, अग्नि-1, SLV-3 और PSLV-1। तो सही जवाब है SLV-3। सी इसका सही जवाब है। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। देखिए कन्फ्यूजिंग आंसर है, सब जुलाई में आ गया है और 10, 11, 12, 13 सब सीरियल नंबर से है। और सही जवाब हो जाएगा इसका 11 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो LIC का मुख्यालय कहाँ? भारत को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग एक बीमा कंपनी है जो कि हमें कई तरह के बीमा की सुविधाएं देता है। क्लियर हो गया।
अब आता है क्वेश्चन कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था 1956 को 1 सितंबर को, सितंबर 1 1956, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। सी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आए और आपको सफलता की ओर ले जाए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे हर वीडियो का पीडीएफ विद आंसर मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, साथ ही किसी क्वेश्चन पे आप हमसे डिस्कस कर पाएंगे। वीडियो का जो डेट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति इस दिन ऑब्जेक्टिव आएगा। शुक्र और शनिवार को डिस्क्रिप्टिव आएगा, टॉपिक टू टॉपिक करके, जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।